आइए बाबू आज देखते हैं बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 एनुअल मतलब वार्षिक इंग्लिश का पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को एक एक कर हल करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न बाबू क्या दिया गया है। देखिएगा बाबू पहला प्रश्न दिया गया है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, और पूछ रहा है कि बिलोंग के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो बिलोंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यह एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसीलिए बाबू इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि माई सिस्टर खाली जगह एज ए स्टेनो इन द पास्ट। यह पास्ट के बाद बता रहा है, तो पहले पास्ट के बाद बता रहा है बाबू। तो ये बात को जानते हैं हम कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है V1 होता है, V2 होता है, नहीं तो V5 होता है। मात्र यही 3 का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया है माई सिस्टर वर्क एज ए स्टेनो इन द पास्ट। अगर यहाँ पर पास्ट दिया गया है तो सेंटेंस तो पास्ट टेंस में होगा नहीं। और इस बात को जानते हैं अगर V1 में एस लगाइएगा और चाहे ES लगाइएगा, अगर वर्ब के साथ एस और ES लगा दीजिएगा तो बन जाता है V5। और V5 हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर तो 1 होगा नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। अगला प्रश्न देख लेते, अगला देख लेते हैं ऑप्शन बाबू V4 दिया गया है। अगर वर्ब में लगा दीजिएगा V1 में अगर ING लगा दीजिएगा तो बन जाता है V4। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4 का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल V1, V2 और V5 का किया जाता है। इसीलिए बाबू ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। तीसरा बाबू देख लेते हैं वर्क में लगा है ED, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करते हैं बाबू, तो V2 का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अगला बाबू ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। डी दिया गया है कि माई सिस्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जबकि हैव प्लूरल वर्ब होता है, इसीलिए माई सिस्टर के साथ कभी भी हैव का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। आइए बाबू 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए बाबू, थोड़ा इसको बंद करिए, तो ज़्यादा हवा आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे वाला को थोड़ा ऐसे करिए, बंद कर दीजिए, क्लोज करिए। आइए देखते हैं बाबू 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सही दिया गया है। करेक्ट आई हस्क फॉर चॉकलेट, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स। आई देखिए सब में बात वही लिखा गया है, बस देखिए यहाँ पर बट लगा है, यहाँ पर बट और यहाँ पर बट और यहाँ पर भी बट लगाया गया है। चलिए बाबू अगला हम आपको एक बात बता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा यह रामबाण है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी देखिएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं बाबू वर्ब जब पढ़ रहे थे उसमें एक आता है डू ग्रुप। डू ग्रुप के अंतर्गत डू आता है, डज आता है और साथ में बाबू डिड आता है। अगर कहीं भी सब्जेक्ट के साथ अगर डू ग्रुप दिखाई देता है तो इसके इसके बाद जब भी आने वाला वर्ब होगा हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, दूसरा किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिएगा बाबू यहाँ पर तो डू ग्रुप है, डू ग्रुप के तुरंत बाद दिया है हैड। अब बताइए बाबू पहले भी बता चुके हैं, अगर है मेन वर्ब का काम करता है तो उसका 5 रूप होता है। तो हैव होता है V1 में, हैड होता है V2 में, और हैड होता है V3 में, और हैविंग होता है बाबू V4 में। हैविंग होता है V4 में, और बात करते हैं बाबू V5 में हैज का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बाबू देखिएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू ग्रुप दिया गया है, तो डू ग्रुप के बाद यहाँ पर हमेशा होना चाहिए V1 का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन बाबू यहाँ पर तो V1 दिया नहीं गया है, यहाँ पर दिया गया है V2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही छट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा।
अगला देखते हैं बाबू ऑप्शन नंबर ए नंबर में देखते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू ग्रुप के बाद हैड दिया गया है, तो डू ग्रुप के बाद तो हैड का प्रयोग करेंगे नहीं, यहाँ पर तो हमें चाहिए V1, हैड होता है V3, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी छट जाता है। अगला बाबू देखते हैं ऑप्शन नंबर देखते हैं बाबू सी, कह रहा है सी डिड नॉट और इसके बाद कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर नन का प्रयोग दिया गया है। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर नॉट लग जाता है तो उसमें नन का प्रयोग कभी नहीं करते, दोनों का अर्थ नहीं होता है, एक सेंटेंस में दो नॉट का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कह रहा है कि आई आस्क हर फॉर चॉकलेट बट सी, और देखिए सी के बाद तुरंत डू ग्रुप का प्रयोग किया गया है और डू ग्रुप के तुरंत बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। और बाबू देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि डू ग्रुप के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे और V1 के रूप में देखिएगा यहाँ पर हैव दिया है, यहाँ पर भी हैव दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा बाबू डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर जो होगा डी होगा। अगला बाबू प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि वी के बाद दिया है बाबू खाली जगह, वी के बाद दिया है खाली जगह, उसके बाद दिया है ऑलमोस्ट रेडी। चलिए बाबू ऑप्शन से देख लेते हैं, वी के साथ कभी एम का प्रयोग करते नहीं हैं तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, वी के साथ इज का प्रयोग करते नहीं है ऑप्शन बी खत्म, वी के साथ वाज का प्रयोग करते नहीं है ऑप्शन नंबर सी खत्म, एक ऑप्शन बच रहा है डी, और वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए 4 नंबर का बाबू आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वी रियली मिस द बॉस। देखिए बाबू यहाँ पर एक चिन्ह लगाया गया है और इस चिन्ह को देखते ही मालूम चल जाता है कि सेंटेंस किस में है, तो सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ऐसा चिन्ह का उपयोग किया जाता है, एक्सक्लामेटरी के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए बाबू प्रश्न संख्या देखते हैं 6, प्रश्न संख्या 6 क्या दिया गया है, करेक्ट द स्टोरी इज खाली जगह। अब बताइए बाबू टू गुड, टू मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, गुड ये तो प्रयोग होगा नहीं, ओनली गुड का प्रयोग होता नहीं है, ऑलरेडी गुड का प्रयोग होता नहीं है, द स्टोरी इज वेरी गुड मतलब कहानी जो है बहुत अच्छा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए बाबू 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 7 बाबू दिया गया है कि पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव वन इज नोन एज खाली जगह। कह रहा है कि अगर कोई ही मतलब पोएम किसी के मतलब मृत्यु के उसके प्यार के बारे में अगर डिस्क्राइब किया गया है तो उसको क्या कहते हैं, तो बाबू उसको कहा जाता है एल्गी कहा जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 7 का यही आंसर होगा। अगला प्रश्न बाबू देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न, हाँ सोनेट। बाबू सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का एक पंक्ति होता है, उसी को सोनेट कहा जाता है। आइए बाबू 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, आई के साथ बाबू दिया गया है हैव के बाद दिया गया है टू, और बाबू हमेशा जानते हैं टू प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का और किसी भी रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद दिया गया टू फिनिश द लाइन एंड बैक, और ऑप्शन 4 दिया है बाबू, पहला दिया है रन अवे, दूसरा दिया है रन आउट, तीसरा दिया है रन, उसके बाद चौथा दिया है रन ऑन। ठीक है, अब कर आई हैव टू खाली जगह फिनिश द लाइन एंड बैक। अब कर रहा है कि रन के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करिएगा, तो आई हैव टू रन अवे टू फिनिश द लाइन एंड बैक, जैसे ही मतलब वो लाइन को जैसे ही जाता है उसको रन अवे कर देता है, मतलब भाग जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 8 का आंसर जब भी होगा तो ए होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ब्लो हिज आउन टर्मेट मीन्स चूज द करेक्ट मीनिंग, मतलब कह रहा है कि कौन से इसका मीनिंग सही होगा, और इडियम फ्रेज दिया गया है। और ब्लो हिज आउन ट्रम्प मीन्स मतलब होता है कि अपना बड़ाई खुद करना, वैसा व्यक्ति जो अपना बड़ाई जो है वो खुद कर लेता है उसी को कहा जाता है। कह रहा है कि इस फ्रेज का बताइए उसका जो मीनिंग क्या होगा, मतलब सामान्य मीनिंग पूछ रहा है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बाबू फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसबाज, चलिए फ्लैटर का मतलब चापलूस। डिस्कस मतलब होता है एक दूसरे से वार्तालाप करना। तीसरा है बाबू प्राइज अदर, प्राइज का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब दूसरे की प्रशंसा करना। लेकिन ब्लो हिज आउन ट्रम्प का हिंदी जो होता है अपना बड़ाई खुद करना। तो प्राइज वन आउन सेल्फ मतलब अपना बड़ाई खुद करना, इसीलिए इसका आंसर बाबू जब भी होगा तो डी होगा। बाकी तीनों तो ऑप्शन छट जाएगा, एक ऑप्शन बच रहा है डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, प्रश्न संख्या 10। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कह रहा है कि इसमें स्पेलिंग दिया गया है और इसमें से करेक्ट करिए कौन सा स्पेलिंग जो है इसमें सही है। देखिएगा कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग एनिमेट ANIMATE, और इसका आंसर हो जाएगा बाबू 10 का ए नंबर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। आइए बाबू 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि द गर्ल खाली जगह यू सा वा सोहन सिस्टर, ठीक है। अब देखिएगा विच का प्रयोग जब भी किया जाता है निर्जीव के लिए किया जाता है, व्हेन टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, और वाट जो होता है किसी के बारे में कुछ बताना होगा तो उसके लिए वाट के प्रयोग किया जाता है। लेकिन द गर्ल दिया है खाली जगह यू सा वा सोहन, तो वहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हुम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा बाबू। नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा। और हमारे जितने भी प्यारे छात्र छात्राएं हैं उनसे अनुरोध है कि हमारा जो चैनल है सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी नहीं भूलिए। और हमारे जितने भी प्यारे मित्र साथी छात्र एवं छात्राएं जितने भी हैं उनसे अनुरोध है कि जो हमारा चैनल है सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस, उन सभी छात्र और छात्राओं से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बाबू 11 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर प्रश्न का आंसर होम होगा। आइए बाबू 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सी इज वाइज खाली जगह टीमिड, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा, येट का, बट का और हाउएवर का, ठीक है। करे सी इज वाइज, वह जो लड़की है बुद्धिमान है, खाली जगह टीमिड। अब देखिए सेंस ऐसे समझ में आ रहा है बाबू, सी इज वाइज मतलब वह बुद्धिमान है लेकिन बट टीमिड, बुद्धिमान है लेकिन वह क्या है, डरपोक है। ऐसे भी लड़की लोग डरपोक ही होती है, ठीक है बाबू। आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। लड़की लोग एक छिपकली देख लेगी तो बाप रे बाप ऐसा लगता है कि कितना बड़ा सांप आ गया है। लेकिन आजकल के लड़की कुछ है जो मतलब डरती नहीं है, वह लड़कों को कंधा में कंधा मिलाकर चलती है। और इसीलिए देख रहे हैं कि दिन पर दिन शिक्षा का दर भी लड़कियों में बढ़ता जा रहा है, लड़के के वनिस्पत। बाबू 13 नंबर प्रश्न देख ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ए डॉक्टर शुड खाली जगह ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। कह रहा है कि इस पैसिव वॉइस जो दिया गया इसमें से सही कौन सा है। बाबू देखिएगा, अब देखिएगा हमें आपको एक नियम बताए थे
कि अगर एक्टिव में अगर वर्ब की संख्या अगर दिया गया है 1, तो पैसिव में इस वर्ब की संख्या को 1 बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं। अगर एक्टिव में वर्ब की संख्या दिया गया है 2, तो पैसिव में इसका वर्ब की संख्या जो हो जाएगा 1 बढ़ जाता है हमेशा, और कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। हाँ, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए बाबू दिया गया ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। देखिए यहाँ पर शुड जो दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है। देखिएगा कि शुड एक वर्ब है हो और एग्जामिन 2 वर्ब, लेकिन और जब ये बनेगा पैसिव वॉइस, इसमें वर्ब की संख्या जो होगा हमेशा कितना होगा, 3 होगा। अब देखिएगा ऑप्शन बी बाबू, यहाँ पर दिया है शुड और यहाँ पर दिया है मस्ट। ऑप्शन बी तो ऐसे ही छट जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर भी मस्ट दिया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ऑप्शन 2 को बच गया, शुड के साथ बी और यहाँ पर भी एग्जामिन दिया गया है। अब देखिएगा बाबू हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, बाकी और किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए देखिएगा बाबू बाई एग्जामिंग नहीं होगा, यहाँ पर एग्जाम लिखना चाहिए था। ही शुड बी एग्जामिन बाई ए डॉक्टर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 है जो सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मीता सेड, खाली जगह मीता सेड, और कह रहा है कि सी विल सिंग ए सॉन्ग, और इसका कर रहा है नरेशन बनाने के लिए। बाबू एक और हम बात बताए थे कि अगर सेंटेंस में अगर सेड लगा रहेगा, आस्क लगा रहेगा, तो इसमें जो अगला जो दिया गया रहेगा सेंटेंस, उसके वर्ब को हम अगर प्रेजेंट में रहेगा तो उसको पास्ट में कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी चलता है। अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में रहता है, सौर व्यापारी सच्चाई के बारे में बात करता है, तो वहाँ पर हम कोई भी वर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं, हमेशा उसको प्रेजेंट टेंस में ही बना देते हैं। लेकिन बाबू देखिए अगला इस प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है कि मीता सेड सी विल सिंग ए सॉन्ग। अब कर रहा है कि इसका आंसर क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ पर दिया है सेड, तो यहाँ पर तो सेज होगा नहीं, मतलब ये पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, वहाँ पर पास्ट टेंस नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, कह रहा है कि मीता सेड डैट, ठीक है, सी विल, देखिए बाबू यहाँ पर भी विल है और यहाँ पर भी विल दे दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ई भी नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं बाबू, कह रहा है कि मीता सेड डैट सी वुड सिंग ए सॉन्ग। देखिए बाबू विल का देखिए यहाँ पास्ट कर दिया है वुड, इसीलिए ऑप्शन जब भी होगा सही सी होगा। देखिए अमिता के साथ रिक्वेस्टेड लग गया है, ये तो ऑप्शन डी होगा नहीं। रिक्वेस्टेड का प्रयोग जब भी करेंगे नरेशन में तो सेंटेंस प्लीज और काइंडली में रहना चाहिए, तो वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ ऑक्युपाइड। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब होता है बाबू बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो एंटोनिम्स को हिंदी में कहा जाता है विलोम शब्द। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया ऑक्युपाइड और पूछ रहा है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑक्युपाइड का मतलब होता है भरा हुआ, ऑक्युपाइड का मतलब होता है भरा हुआ, जो स्पेस रहता है। और उसका पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा था क्या होगा, तो वैकेंट का मतलब होता है निर्वात, मतलब खाली होना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लूज का मतलब हारना होता है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकाला, रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनः जीवित होना, इसीलिए तीनों तो ऑप्शन में होगा नहीं, एक ऑप्शन है ए जो इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं बाबू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है,
हमारे जितने भी मतलब 2025 में हमारे छात्र जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एकदम बारीकी से देखिएगा कि बिहार बोर्ड जो एग्जामिनेशन लेता है अल्टरनेट कर पूछता है, अर्थात जो 2023 में पूछा है वही जो पूछेगा वह 2025 में पूछता है। मतलब जो चैप्टर रहता है वो लगभग दोनों का सेम रहता है, अल्टरनेट कर पूछता है। मतलब जो 2023 में पूछेगा वही 2025 में पूछता है, फिर 27 में पूछेगा। इसीलिए बाबू बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रीवियस ईयर। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 में क्या दिया गया है, करेक्ट डू यू, खाली जगह दिया है एनीथिंग। अभी आपको बताए हैं बाबू, अभी बाबू आपको बताए हैं कि डू ग्रुप के बारे में बाबू अभी हम आपको बताए हैं कि डू ग्रुप में आता है डू आता है, डज आता है और साथ में डिड आता है। और डू ग्रुप के तुरंत बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। तो आप तो देख कर ही ऑप्शन बता दीजिएगा। देखिए बाबू ईडी और ईएन लगा मतलब V2 है नहीं तो V3, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। 2 नंबर बता, बी नंबर देखते हैं ऑप्शन के बारे में कि यहाँ पर दिया है नीड में ING लगा दिया है बाबू। अगर कोई भी वर्ब में ING लगा दीजिएगा तो बन जाएगा V4, तो बी भी ऑप्शन में होगा नहीं। देखिएगा डू के साथ नीड हमेशा दिया गया है V1 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। विल का प्रयोग नहीं करते हैं। डू ग्रुप में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं बाबू, हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी का हम प्रयोग नहीं करते हैं। सत्रह नंबर प्रश्न देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुशील केप्ट वॉकिंग। देखिए सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा V2 दिया गया है इसमें। करेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 केप्ट दिया गया है और कह रहा है कि वॉकिंग और खाली जगह कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा पानी लेते ही है ना, देखिए वहां पर बोतल है, थोड़ा पानी लेते ही है, थोड़ा पानी लेते ही है। कह रहा है कि सुशील केप्ट वॉकिंग, खाली जगह। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है बाबू फॉरवर्ड दिया गया है, दूसरा अपवर्ड दिया गया है, तीसरा तीसरा दिया है हीटर दिया है, चौथा दिया है थीथर दिया है। अब देखिए इसका मतलब होता है इधर होता है, ये साइलेंट हो जाता है, इसका मतलब उधर होता है। ठीक है, अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की ओर, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की ओर। तो करेक्ट सुशील केप्ट वॉकिंग। अब बताइए कोई भी व्यक्ति जब चलता है तो फॉरवर्ड करता है मतलब आगे की ओर ना, जब भी आप टहलिएगा तो हमेशा जाइएगा आगे की ओर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड। 17 का आंसर जब भी होगा इसका आंसर होगा ए नंबर होगा। 18 नंबर प्रश्न को के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बाबू 18 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप खुद बना लीजिएगा। पिछले क्लास में ही बताए थे, हम अपना ऑफलाइन क्लास में बराबर इस बात को बताते हैं। देखिए बाबू सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर वर्ब होगा और वर्ब के बाद देखिए वर्ब का ये तीसरा रूप दिया गया है। देखिए बाबू पहला है डू ग्रुप। तो डू ग्रुप में क्या होता है कि इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 आता है। दूसरा पढ़ा है बाबू हैव ग्रुप। हैव ग्रुप के तुरंत बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहीं से बन जाएगा। यू दिया है बाबू, तो यू दिया है तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, मतलब हमेशा यहाँ पर जब भी प्रयोग किया जाएगा V1 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यू के साथ तो हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब 3 गो ऑप्शन बचा। यहाँ पर बाबू दिया है V3 और हैव ग्रुप में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज हैव हैड रहेगा और उसके तुरंत बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं यू के साथ। अब बताइए डू के बाद तुरंत V1 का प्रयोग किया जाता है, तो बी नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं। डिड के तुरंत बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, ये भी ऑप्शन में होगा नहीं। एक तो ऑप्शन बच रहा है हैव, और हैव ग्रुप के तुरंत बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। यह बात सत्य है, इसीलिए 18 का जो आंसर होगा वह डी होगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि हैव ग्रुप के तुरंत बाद V3 का प्रयोग किया जाता है, डू ग्रुप के तुरंत बाद V1 का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। करेंगे वी आर गेटिंग खाली जगह अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, करेंगे चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, आइदर का प्रयोग किया जाता है दो के लिए, दो में से कोई एक के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है, दो में से कोई एक भी नहीं, इसके लिए नाइदर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बाबू दिया है अदर, अदर का मतलब होता है दूसरा, अदर का मतलब होता है दूसरा। थोड़ा दीजिए पानी जल्दी से, 1 मिनट बाबू, थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। अदर का मतलब होता है बाबू दूसरा, और फार्दर का मतलब होता है आगे। कह रहा है कि वी आर गेटिंग खाली जगह अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, और यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फार्दर अवे। फार्दर के साथ अवे लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अब प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया गया है? देखिए, प्रश्न संख्या 20 भी एकदम आसान प्रश्न है, आराम से कर लीजिएगा। करेक्ट, डोंट ईट सो खाली जाओ चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट। ठीक है, करेक्ट, डोंट ईट सो, बताइए दिया है सम चॉकलेट, मतलब थोड़ा सा चॉकलेट, मच चॉकलेट, एनी चॉकलेट, और दिया है मेनी चॉकलेट। करेक्ट, डोंट ईट सो खाली जगह चॉकलेट्स। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि डोंट ईट सो खाली जगह चॉकलेट दिया गया है, और कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक में मेनी का प्रयोग होगा कि सम का प्रयोग होगा कि मच का प्रयोग होगा। तो बाबू देखते हैं, कह रहा है कि मेनी का प्रयोग जब भी किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। मेनी का प्रयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, एनी का अर्थ होता है मतलब कोई होता है, सम का मतलब होता है कुछ, जो दोनों के लिए प्रयोग किया। कह रहा है कि डोंट ईट, अब देखिए काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग किया था, डोंट ईट सो मेनी चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट। अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाइएगा तो आप मोटे हो जाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 21 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। दिया है खाली जगह यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस नियम को एकदम अच्छे से जान जाइए आज कि बाबू कि सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब का केवल V1 का प्रयोग किया जाता है, बाकी वर्ब के किसी रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर बाबू दिया है खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, कैन भी मॉडल वर्ब है, शुड, मे और माइट। अब देख लेते हैं चारों के ऑप्शन। ठीक, चारों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा बाबू, कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कैन का प्रयोग जब भी किया जाता है तो एक्शन दर्शाने के लिए। ठीक है, एक्शन हो गया,
उसके बाद क्षमता दर्शाने के लिए, मतलब उसकी कैपेसिटी के बारे में दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कि दे रहा है कि यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल। हिल के मतलब हो गया बाबू पहाड़ के ऊपर कर रहा है, कि मतलब उसके क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है, उसके क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो केवल कैन का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। दूसरा बाबू बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, शुड। शुड का प्रयोग होता है चाहिए के रूप में। शुड का प्रयोग हमेशा होता है चाहिए के रूप में। साधारणतः रूप से अगर कोई भी चीज़ चाहिए, दैनिक जीवन के कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, तो इसके लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। तीसरा दिया है बाबू मे का प्रयोग हम करते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए। अगर संभावना अगर 50-50 रहता है तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है माइट का प्रयोग भी किया जाता है, संभावना के लिए भी किया जाता है, और मे के पास्ट रूप में भी माइट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा संभावना के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई संभावना अगर 90% से ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है तो समझिएगा वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर संभावना अगर 50-50 है तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। अगर संभावना 1 से अगर 10% है, ना के बराबर है, तो वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा या विद्यार्थी क्लास के अंदर प्रवेश करता है तो कहता है मे आई कम इन सर, ठीक है। अब वह टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बच्चे को क्लास के अंदर आना है या नहीं आना है, वह टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई टीचर क्लास में बैठा है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है तो वह कैन आई गो आउट सर कहकर वह क्लास छोड़कर आराम से बाहर जा सकता है, और टीचर समझ जाएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं कोई इमरजेंसी में है, इसीलिए उसमें कैन का प्रयोग किया है। अगर माइट का प्रयोग करता है कोई बच्चा कि माइट आई गो आउट सर, तो समझिएगा कि बच्चा टीचर के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा है, मतलब वह उसको जाने का मन नहीं है, बस केवल एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है। तो इसी प्रकार होता है कि कैन का प्रयोग किया जाता है। 90 से अधिक प्रतिशत अगर संभावना है तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। अगर 50-50 संभावना है तो मे का प्रयोग करते हैं। अगर संभावना 1 से 10% है तो वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए और कैन का प्रयोग क्षमता दर्शाने के लिए भी किया जाता है, एक्शन दर्शाने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए 21 का जो आंसर होगा वह आंसर नंबर ए होगा। बाबू अगर लिखना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 दिया गया है, कह रहा है कि एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर और फिल इन द ब्लैंक टाइम दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कह रहा है कि एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर, ठीक है, और टाइम के लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, एट दिस टाइम, ठीक। और अगर बात किया जाता है कि अगर समय के साथ अगर बोध करा दिया जाएगा कि मतलब दिन में कब, ठीक है, तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। लेकिन अगर केवल टाइम के लिए बात किया जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एट द टाइम, चाहे एट ए टाइम, मतलब एक निश्चित समय का बोध कराता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि माइक एंड हीरो खाली जगह फ्रॉम जापान, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा दो का नाम दिया है, माइक दिया है और साथ में हीरो दिया है, मतलब जब 1 से अधिक हो गया मतलब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो इज का तो प्रयोग होगा नहीं, एम का प्रयोग होगा नहीं, वाज का प्रयोग होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है आर, इसीलिए 23 के आंसर हो जाएगा ए।
24 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि आई ट्राइड माई बेस्ट और आई कुड नॉट पास द टेस्ट, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सा इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। देखिएगा, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अगर भोजपुरी में हम कहेंगे तो अगुआ का काम किया जाता है, करता है। देखिएगा, अगुआ ही क्या करता है कि दो परिवारों को आपस में जोड़ता है, मतलब शादी विवाह कराता है। इसी प्रकार जब दो सेंटेंस को आपस में जब जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर कंजक्शन काम करता है, अर्थात अगुआ का जो काम करता है वह कंजक्शन करता है। कह रहा है कि आई ट्राइड माई बेस्ट, देखिए स्टिल, और यहाँ पर देखिए स्टिल जो है वो अगुआ का काम कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है कि पहला जो सेंटेंस दिया गया है पास्ट टेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी टू का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी टू का प्रयोग किया गया है, और इस बात को जानते हैं कि अगर एक सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में रहता है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होगा। देख लेते हैं। अब देखिए वहां पर आई वाज नॉट, यहाँ पर भी दिया आई कुड नॉट, आई वुड पास, आई वुड नॉट पास। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा बाबू, बी ग्रुप के बारे में बताए हैं। बी ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आता है, इज आएगा, आई एम आएगा, और साथ में आर आएगा, वाज आएगा, और साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और बी ग्रुप के तुरंत बाद अगर वर्ब का कोई रूप आता है तो V3 आता है, नहीं तो V4 आता है। लेकिन V3 जब भी आएगा इसके तुरंत बाद बाई का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन V4 के तुरंत बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं। अब देखिए, वाज नॉट पास, पास दिया गया V1, बी ग्रुप के तुरंत बाद V1 का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्जित है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। कह रहा है कि आई कुड नॉट पास द टेस्ट, कुड मतलब पास्ट टेंस में चला गया है, ठीक है, और द टेस्ट। और अभी बताए हैं बाबू इससे पहले वाले प्रश्न में कि अगर कहीं एक्शन के बात किया जाए, हाँ देखिए बाबू, देखिएगा कैन का प्रयोग किया जाता है एक्शन दर्शाने में, साथ में उसका क्षमता कैपेसिटी के बारे में, उसी का पार्ट होता है कुड। अब बताइए, कुड भी उसके कैपेसिटी के बारे में, उसके क्षमता के बारे में दर्शाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा कुड नॉट पास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 के बारे में देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है, करेगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करे कौन सा इसमें जो वर्ड दिया गया है वह सही है। देखिए, बॉन्क्यूट के मतलब होता है गुलदस्ता होता है, तो बॉन्क्यूट के एक स्पेलिंग से BONQUET, बॉन्क्यूट का मतलब होता है गुलदस्ता। छब्बीस नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि योर रिजल्ट इज नॉट खाली जगह, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पहला दिया गया है अप टू मार्क, दूसरा दिया है ट्रूथ एंड नेल, और दिया तीसरा दिया इजी टू क्रैक, और चौथा दिया है अप टू डेट। कह रहा है कि ट्रूथ एंड नेल के मतलब होता है, ट्रूथ एंड नेल के मतलब होता है कि एकदम कठिन परिश्रम करना। ट्रूथ एंड नेल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, अर्थात जोरदार मुकाबला होना। देखिएगा, आदमी जब भी करता है कि अपना नाखून अपने दांत से काटता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, मुकाबला जो है एकदम जोरदार मुकाबला होता है, उसी को कहा जाता है ट्रूथ एंड नेल। तीसरा दिया इजी टू क्रैक। इजी टू क्रैक मतलब कोई भी चीज को आसानी से क्रैक कर लेना, प्राप्त करना, उसी को कहते हैं इजी टू क्रैक।
और चौथा दिया है अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब होता है समय के साथ चलना। तो कह रहा है कि योर रिजल्ट इज नॉट अप टू मार्क, और चौथा दिया है बाबू अप टू मार्क मतलब होता है, मार्क मतलब होता है नंबर। तो रिजल्ट का संबंध किससे रहता है? हमेशा नंबर से रहता है। इसीलिए 26 का आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। 27 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि 27 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। कह रहा है कि खाली जगह, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खाली जगह अल्पास आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। कह रहा है कि यूरोप के बारे में कर रहा है कि यूरोप में एक पर्वत है, माउंटेन है जो सबसे लंबा है और उस पर्वत का नाम है अल्पास। तो कह रहे कि अल्पास के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? देखिएगा अल्पास, अल्पास के साथ तो ना तो ए का प्रयोग किया जाएगा नहीं एन का प्रयोग किया जाएगा, इसमें हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग इसलिए किया जाएगा कि द कोई भी खास वस्तु को बताने के लिए हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जब भी इसका आंसर होगा सी नंबर इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 के बारे में बात करते हैं। देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, इसको आप एकदम बढ़िया से बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। कह रहा है कि दे विल, देखिएगा बाबू सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए विल दिया है और विल भी एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, तो विल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाएगा। देखिएगा सही दिया है, दे के साथ विल, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद V1, बस V1 होता है द कार, और वहां पर फिल इन द ब्लैंक, और उसके बाद यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा बाबू कि इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन टैग, हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं बाबू क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग के बारे में एकदम खूब बढ़िया से बता दिए हैं। विल है बाबू, तो क्वेश्चन अगर प्रश्न अगर निगेटिव सेंटेंस में नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में हमेशा निगेटिव का प्रयोग करेंगे, मतलब नॉट का प्रयोग करेंगे। तो विल दिया है, विल के साथ तो नॉट का प्रयोग किया नहीं गया है, इसीलिए विल इट तो होगा नहीं, यहाँ पर नॉट का तो प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा बाबू विल दिया है तो विल का तो पास्ट वुड होगा नहीं, कुड होगा नहीं, विल का उंट होता है, उंट दे, इसी का क्वेश्चन टैग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। बहुत ज्यादा समय हो गया है, गला फंस रहा है, थोड़ा पानी दीजिए ना। और हमारे जितने भी प्यारे मित्र, साथी, छात्र एवं छात्राओं, आपसे अनुरोध है कि जो हमारा YouTube चैनल है, हमारा YouTube चैनल है सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यही हमारा YouTube चैनल है। देखिए यही हमारा YouTube चैनल है, और आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अभी हमारे चैनल पर 331 सब्सक्राइब है, और आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब की संख्या जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं बाबू 29 नंबर। कह रहा है कि द ट्रेन लीव्स, खाली जगह 3 PM। ठीक है, अभी बताया बाबू समय के लिए ओवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर जब भी होगा सी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 30, कह रहा है दे ट्राई टू, खाली जगह द पेंटिंग। ठीक है, कह रहा है कि पेंट, अरे पेंट क्या किया जाता है? स्टील को पेंट किया जाता है बाबू। अब देखिए यहाँ पर स्टील मतलब फ्लॉक, स्टील मतलब चोरी करना, स्टील तो मीनिंग कोई नहीं होता है। एक ऑप्शन है बचा है ए नंबर, इसीलिए 30 का जब भी आंसर होगा ए हो जाएगा।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 के बारे में बात करते हैं। करेक्ट आई हैड एन एप्पल एंड ए खाली जगह फॉर लंच। करेक्ट लंच में क्या है जी, एगो एप्पल है और एगो एप्पल के साथ क्या होगा, तो एक एप्पल के साथ पेयर होगा, मतलब जुड़ा होगा नहीं होगा, पेयर होगा नहीं होगा। करेक्ट आई हैड एन एप्पल और खाली जगह ए। अब देखिएगा पियर्स तो होगा नहीं, पियर्स मुंह में लगाने वाला साबुन है बाबू, जिससे आदमी गोरा होता है, ठीक है, तो पियर्स तो होगा नहीं। पेयर के मतलब जुड़ा होता है, जुड़ा तो होगा नहीं। करेक्ट आई हैड एन एप्पल एंड ए पियर। पेयर का मतलब होता है नाशपाती, मतलब एक। और वो अपना लंच ले गया है और लंच में क्या ले गया है, एगो एप्पल और साथ में एक नाशपाती, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 क्या कर रहा है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। कर साइनो पूछ रहा है। साइनो का मतलब होता है परवाची शब्द। साइनो का मतलब होता है परवाची शब्द। अब देखिए परवाची शब्द में क्या दिया गया है, पहला दिया गया, देखिए एंसेस्टर। एंसेस्टर के हिंदी होता है पूर्वज। एंसेस्टर को हिंदी में कहते हैं पूर्वज। अब देख लेते हैं इस चारों ऑप्शन को, जो भी मतलब इस पूर्वज से लेना देना होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए ओल्ड पीपुल, ओल्ड का मतलब पुराना, पीपुल का मतलब लोग, यहाँ पूर्वज से कोई लेना देना है ही नहीं। पहला प्रश्न, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, तो जनजाति से तो कोई लेना देना होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। एक्सटेंट मतलब बाहरी जनजाति। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। अब बताइए पूर्वज और रिश्तेदार में कोई अंतर मिल रहा है, हो अलग अलग है। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार अलग होगा, पूर्वज जो होगा अलग होगा। फॉर फादर, फॉर फादर का मतलब भी होता है पूर्वज, इसीलिए एंसेस्टर का सिनोनिम जो होगा वह फोर फादर्स होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। इंफेरियर, इंफेरियर पूछ रहा है, उसका उल्टा, इंफेरियर का उल्टा सुपेरियर। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए एक्सीलेंट का मतलब होता है तेज, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इंफेरियर। इंफेरियर का मतलब होता है सुपेरियर। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है, एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इसी पैटर्न पर आधारित कम से कम 5 से 7 सवाल 2025 इंटरमीडिएट इंग्लिश के एग्जाम में जरूर पूछेगा। कह रहा है कि द मून हैज नॉट येट। अभी बताएं बाबू कि हैव ग्रुप के साथ हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है, और हैव ग्रुप में हैव आता है, साथ में हैज आता है और साथ में हैड आता है। हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, और हैड का प्रयोग किया जाता है हमेशा पास्ट टेंस में। अब देखिएगा हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और प्रेजेंट टेंस के 4 लड़का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू ग्रुप का केवल प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा बी ग्रुप का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है, और इसके तुरंत बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं बाबू। करेक्ट द मून हैज नॉट अपीयर्स, विल हैव अपीयर, अपीयरिंग। देखिएगा बाबू विल का तो प्रयोग होगा नहीं यहाँ पर। देखिएगा हैज हैव के तुरंत बाद V5 का प्रयोग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा बाबू, हमेशा यहाँ पर V3 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अपीयर्स में लगा है एस, अगर कोई भी अगर वर्ड में वर्ब में अगर एस और एस लग जाता है तो वह V5 का काम करता है, इसीलिए 34 का ए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और इस बात को भी जानते हैं कि हैज हैव के तुरंत बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है, और अपीयरिंग में ING लगा है, वर्ब में
केवल आईएनजी जोड़ दीजिएगा तो बन जाता है V4। तो हैज हैव के तुरंत बाद V4 का प्रयोग वर्जित है, इसीलिए सी भी ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। एक अंतिम ऑप्शन बचा है ईडी, अपीयर्ड लगा हुआ है, अपीयर्ड में ईडी लगा हुआ है। और ये जानते हैं कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ब को ईडी और उसमें ईएन जोड़ देते हैं तो वह V3 बन जाता है। इसीलिए एक तो ऑप्शन बच रहा है सही, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है, द मून हैज नॉट येट अपीयर्ड। ठीक है, आइए बाबू 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यू एंड आई खाली जगह द ऑब्लिगेशन। अब देखिएगा एक नियम लिखवाए थे 231, अगर सेकंड पर्सन रहता है, थर्ड पर्सन रहता है और साथ में फर्स्ट पर्सन रहता है तो वर्ब के चुनाव हमेशा सेकंड पर्सन के आधार पर किया जाता है। बाबू देखिए यहाँ पर दिया है 2 दिया है, उसके बाद 1 दिया हुआ है। अब देखिएगा यू के साथ एम का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, यू के साथ हैज का भी प्रयोग नहीं करते हैं, यू के साथ हैज का भी प्रयोग नहीं करते हैं, यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और हैव ग्रुप के तुरंत बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। देखिए अंत में ईडी लगा हुआ है। 35 का आंसर होगा सी नंबर, इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्त और हमारे जितने भी प्यारे मित्र साथी छात्र हैं, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। हाँ, लेकिन एक और बात याद रखिएगा बाबू, हमारा जो चैनल है उस चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल का नाम है सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस। तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय।